एवरीवन, दिस इज सेजुति गर्ग। कैसे हैं आप सब? चलिए सर स्टार्ट करें आज का वीडियो। आज जो हम रिवाइज करेंगे वो हमारा रहेगा कारो 2020। ठीक है सर, कारो 2020 के अंदर टोटल 21 क्लॉजेस है जिसके अंदर हमारी रिपोर्टिंग जाएगी, जो हम आज डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, स्टार्ट करें बेटा। सबसे पहले हम बात करते हैं एप्लीकेबिलिटी के ऊपर कि कारो किसके ऊपर एप्लीकेबल है। सर हर कंपनी के ऊपर कारो लगेगा, मतलब ऑडिटर को अपनी हर ऑडिट रिपोर्ट के अंदर, हर कंपनी की ऑडिट रिपोर्ट के अंदर कारो को इंक्लूड करना पड़ेगा, बस कुछ कंपनीज को छोड़ के। कौन कौन सी है? बैंकिंग कंपनी पे नहीं लगेगा एक तो, दूसरा इंश्योरेंस कंपनी पे नहीं लगेगा, सेक्शन 8 कंपनीज पे नहीं लगेगा, उसके अलावा सर 1% कंपनी एंड स्मॉल कंपनीज पे नहीं लगेगा। बात क्लियर? उसके अलावा कुछ प्राइवेट कंपनीज पे भी नहीं लगेगा सर। कौन कौन सी प्राइवेट कंपनी सर? पहला, अगर कोई प्राइवेट कंपनी का पेड अप कैपिटल प्लस रिजर्व्स एंड सरप्लस 1 करोड़ से कम है, राइट। दूसरी चीज, उसका टोटल बोरोइंग्स 1 करोड़ से कम है, प्लस उसका रिवेन्यू लास्ट ईयर में 10 करोड़ से कम था। बात समझ में आई? अब यहाँ पे सर ध्यान देने वाली बात क्या है, याद रखना ये सारी लिमिट्स क्या है। यहाँ पे बोला गया सर रिजर्व्स एंड सरप्लस 1 करोड़ से कम होने चाहिए, तो बच्चे के दिमाग में ना वो एक एक चलता रहता है। तो भाई 1 करोड़ या उससे कम नहीं बोला, 1 करोड़ से कम बोला है। 1 करोड़ होते ही कारो एप्लीकेबल हो जाएगा, तो ये चीज याद रखना। उसके अलावा दूसरी गलती कहाँ करते हैं सर, रिजर्व एंड सरप्लस के अंदर ना वो रीवैल्यूएशन रिजर्व में पता नहीं क्यों कंफ्यूज रहते हैं कि रीवैल्यूएशन इंक्लूड होगा कि नहीं होगा। सर जब भी पेड अप कैपिटल प्लस रिजर्व एंड सरप्लस देखते हुए 1 करोड़ चेक कर रहे हो तो रिजर्व एंड सरप्लस उसमें इंक्लूड होगा। ठीक है, पहली चीज। दूसरी चीज सर, बोरोइंग्स ना थ्रू आउट द ईयर है, मतलब पिछले साल अगर जिस साल का तुम ऑडिट कर रहे हो उसके अंदर अगर एक दिन भी बोरोइंग्स ना 1 करोड़ या उससे ज्यादा हो गई ना तो कारो लग जाएगा, राइट। उसके अलावा सर रिवेन्यू में याद रखना डिसकंटिन्यू बिजनेस का अमाउंट भी इसके अंदर इंक्लूड होगा। क्लियर? ठीक है सर। अब एक और चीज समझना, अगर कोई प्राइवेट कंपनी किसी पब्लिक कंपनी की होल्डिंग या सब्सिडरी कुछ भी है तो उसके ऊपर कारो लगेगा ही लगेगा। बात समझ में आई? तो पहले तो ये चेक कर लेना कि वो किसी प्राइवेट पब्लिक कंपनी की होल्डिंग या सब्सिडरी तो नहीं है। अगर नहीं है तो बाकी की 3 कंडीशंस भी चेक कर लेना। बात समझ में आई? ठीक है सर, क्लियर ना? तो पेपर में अगर एमसीक्यू ट्रिकी आ जाए कि कारो किस पे लगेगा, तो बेटा ऑल कंपनीज है, ये एग्जम्प्टेड कंपनीज है जिनके ऊपर नहीं लगेगा, क्योंकि बच्चे ना कंफ्यूज हो जाते हैं। क्लियर? सबसे ज्यादा कंफ्यूज होते हैं एनबीएफसी के केस में कि एनबीएफसी पे लगेगा ही नहीं लगेगा। बेटा बैंकिंग पे नहीं लगेगा, एनबीएफसी पे लगेगा, सिर्फ बैंक्स पे नहीं लगेगा। क्लियर? ठीक है सर। अब आ जाते हैं पहले क्लोज के ऊपर। सर पहला क्लोज है पीपी, प्रॉपर्टी प्लान एंड इक्विपमेंट। देख दो, कारो 2020 से पहले क्या था? कारो 16। ठीक है, कारो 16 के अंदर 16 पॉइंट थे। अब कारो 2020 के अंदर कितने पॉइंट है सर? 21, राइट। सबसे पहला जो पॉइंट है ना वो कारो 16 के अंदर भी था लेकिन फिक्स एसेट्स के नाम था, और उसके अलावा एक दो इसके अंदर फिक्स एसेट पीपीई के अंदर थोड़ा और डिस्क्लोजर बढ़ गया जो पिछले कारो में नहीं था। फटाफट रिवाइज कर लेते हैं कि हमें पीपीई के केस में क्या क्या डिस्क्लोजर देने हैं। बेटा बेसिकली 5 तरह के डिस्क्लोजर जाने वाले हैं पीपीई के अंदर। कौन कौन से? पहला तो रिकॉर्डिंग के रिगार्डिंग कि भैया सारे के सारे प्रॉपर रिकॉर्ड्स बने हैं कि नहीं बने हैं, जितने भी पीपीई हैं उनका, इंक्लूडिंग इंटेंजिबल एसेट्स। टेंजिबल और इंटेंजिबल दोनों एसेट्स के रिगार्डिंग आप देखोगे कि प्रॉपर बुक्स मेंटेन की गई है कि नहीं की गई, राइट। दूसरी चीज फिजिकल वेरिफिकेशन। बेटा देख फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाने का रिस्पॉन्सिबिलिटी किसका? मैनेजमेंट का। इंटरनल कंट्रोल लगाने का रिस्पॉन्सिबिलिटी किसका है? मैनेजमेंट का। तो एक बहुत इंपॉर्टेंट कंट्रोल रहता है, डेट इज अ फिजिकल वेरिफिकेशन, जो फिक्स एसेट्स के केस में भी किया जाता है, इन्वेंट्रीज के केस में भी किया जाता है, राइट। तो आपको ये चेक करना है कि मैनेजमेंट ने जो फिजिकल वेरिफिकेशन करवाना चाहिए था, राइट, वो ठीक इंटरवल्स पे हुआ है कि नहीं हुआ, राइट। मैनेजमेंट ने जो फिजिकल वेरिफिकेशन करवाना चाहिए था वो ठीक इंटरवल्स पे किया गया है कि नहीं किया गया। दूसरा, जितनी अगर कोई मटेरियल डिस्क्रिपेंसीज थी, मटेरियल डिस्क्रिपेंसीज का क्या मतलब है भैया? फिजिकल आपके बुक्स के अंदर बुक स्टॉक आ रहा था कितना, पीपी कितने आते सर? 10 यूनिट्स, लेकिन जब फिजिकल वेरिफिकेशन किया तो पता चला कि खाली 8 ही वर्किंग है, 2 तो बहुत सालों से ऐसे ही पड़ी हुई है, यूजफुल नहीं है। समझ पाए? तो देख लेना, अगर कोई मटेरियल डिस्क्रिपेंसीज थी तो उसका डिस्क्लोजर फाइनेंशियल स्टेटमेंट के अंदर ठीक तरीके से किया गया कि नहीं किया गया। बात समझ में आई? तो
पीपी से रिलेटेड 5 डिस्क्लोजर हैं। पहला है बुक्स के रिगार्डिंग कि प्रॉपर बुक्स मेंटेन किए हैं कि नहीं किए कंपनी ने। दूसरा डिस्क्लोजर आप दोगे फिजिकल वेरिफिकेशन के रिगार्डिंग। तीसरा डिस्क्लोजर आप दोगे टाइटल डीड के रिगार्डिंग कि भैया कंपनी की जो एसेट्स है वो कंपनी के नाम पे है कि नहीं है। अगर नहीं है तो कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन आपको देनी पड़ेगी। क्या क्या आप डिस्क्रिप्शन दोगे उस पीपीई का जो कंपनी के नाम पे नहीं है, पहली बात। दूसरी चीज, अगर वो कंपनी के नाम पे नहीं है तो भैया किसके नाम है आप ये बताओगे। आप ये चेक करोगे जिस बंदे के नाम पे वो कंपनी का डायरेक्टर, प्रमोटर या कोई रिलेटेड पार्टी तो नहीं है, राइट। इसका ग्रॉस कैरिंग वैल्यू कितना है और रीजन किस वजह से ये प्रॉपर्टी कंपनी के नाम पे ना होके किसी और के नाम पे है, ये रीजन, राइट। और कितने टाइम से हेल्ड करके रखी गई है प्रॉपर्टी को। बात समझ में आई। तो थर्ड डिस्क्लोजर किस चीज के बारे में जाएगा, टाइटल डीड कि कंपनी के नाम पे प्रॉपर्टी है कि नहीं है। अगर नहीं है तो कुछ एडिशनल डिस्क्लोजर और जाएंगे, लाइक प्रॉपर्टी किसके नाम पे है, कब से है, कितने रुपए का प्रॉपर्टी है, राइट। नेक्स्ट डिस्क्लोजर आता है रिवैल्यूएशन के रिगार्डिंग कि भाई अगर ड्यूरिंग द ईयर आपके क्लाइंट ने अगर किसी पीपीई इसके अंदर आपका इंटेंजिबल एसेट्स भी आ जाता है और राइट ऑफ यूज एसेट्स भी आ जाता है। राइट ऑफ यूज एसेट्स कौन सी होती हैं, तो जैसे लीज की पे ल्यू के एसेट्स है, ठीक है। अब वो एसेट आपकी नहीं है लेकिन आपके पास राइट ऑफ यूज है, ठीक है। तो ऐसी कोई भी एसेट्स है उन सब के बारे में हम यहाँ बात कर रहे हैं। अगर ड्यूरिंग द ईयर आपके क्लाइंट ने रिवैल्यूएशन किया है तो आपने देखना कि उसमें अगर रिवैल्यूएशन हुआ है तो आपको दो चीजें चेक करनी है रिवैल्यूएशन के केस में। पहली चीज, जो रिवैल्यूएशन कंपनी ने करवाया है वो रजिस्टर्ड वैल्यूअर से करवाया है कि नहीं करवाया, पहली चीज तो ये। दूसरी चीज, अगर रिवैल्यूएशन की वजह से अमाउंट के अंदर जो चेंज आ रहा है वो 10% या उससे ज्यादा आ रहा है, अगर अमाउंट के अंदर जो चेंज आ रहा है वो 10% या उससे ज्यादा आ रहा है वैल्यू के अंदर, तो इसका डिस्क्लोजर कहां जाना चाहिए सर, आपके रिपोर्ट के अंदर। बात समझ में आई, ठीक है सर। लास्ट डिस्क्लोजर जाएगा सर बेनामी प्रॉपर्टी। अगर आपके क्लाइंट के ऊपर कोई बेनामी प्रॉपर्टी के रिगार्डिंग कोई प्रोसीडिंग चल रही है तो आप उसका भी प्रॉपरली डिस्क्लोजर चेक करोगे कि देखो सर एक्चुअली पता है क्या, शेड्यूल 3 में भी आए हैं बहुत सारे चेंजेस। शेड्यूल 3 बताता है कि कंपनीज के फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स कैसे बनेंगी, राइट, आपको पता ही होगा। तो शेड्यूल 3 के भी अंदर ना बहुत सारे चेंजेस आए हैं और कोरस्पॉन्डिंग ना हमारे ऑडिट रिपोर्ट के अंदर भी बहुत सारे चेंजेस आए हैं। तुम पढ़ोगे ना, वैसे तो मेरा बहुत मन कर रहा है कि आपका चैप्टर 9 को अभी लिंक करके पढ़ा दूं, लेकिन अगर आप ध्यान दोगे ना तो बहुत, और जो शेड्यूल 3 में चेंजेस आए हैं ना वो ज्यादातर चेंजेस आए हैं डिस्क्लोजर के रिगार्डिंग। पहले से ज्यादा इंफॉर्मेशन ऑफ मैनेजमेंट को अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के अंदर डालनी है, ठीक है। इवन तुम कारों में भी देखोगे ना तो जो चेंजेस आए हैं ना वो ज्यादातर ये चेंजेस आए हैं कि भैया जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट में ठीक से इंफॉर्मेशन दिखाई गई है कि नहीं दी गई, या फिर कोई इंफॉर्मेशन इतनी इंपॉर्टेंट है कि अब फाइनेंशियल स्टेटमेंट में भी आ रही है और आप अब बोल रहे हैं कि सर आप अपनी ऑडिट रिपोर्ट में भी डालो ताकि यूजर्स को पता चले, समझ पाए। तो जो ये वाला पॉइंट है ना बेनामी प्रॉपर्टी का, इसके रिगार्डिंग भी डिस्क्लोजर अब हमें फाइनेंशियल स्टेटमेंट में मैनेजमेंट को देना पड़ता है और हम अपने ऑडिट रिपोर्ट के अंदर अपने कारों के अंदर भी इसके बारे में रिपोर्टिंग देते हैं। और हम रिपोर्टिंग भी पता है क्या देते हैं कि भैया जो मैनेजमेंट को बेनामी प्रॉपर्टी के रिगार्डिंग डिस्क्लोजर देना चाहिए था, क्या मैनेजमेंट ने वो प्रॉपरली डिस्क्लोजर दिया है कि नहीं दिया। बात समझ पाए, ठीक है सर। ये था आपका फर्स्ट क्लोज जो बात करता था पीपीई के बारे में। पीपीई के अंदर आपको बेसिकली 5 तरह के डिस्क्लोजर्स देने हैं, 5 चीजों के बारे में अपना ओपिनियन देना है। कौन कौन सा है सर, सबसे पहले वो बात करते हैं किस चीज में, प्रॉपर बुक्स के बारे में, प्रॉपर रिकॉर्ड मेंटेन है कि नहीं है। दूसरी चीज है फिजिकल वेरिफिकेशन के बारे में कि मैनेजमेंट जो फिजिकल वेरिफिकेशन करवाया है उनके इंटरवल्स ठीक है कि नहीं है। दूसरी चीज, अगर कोई भी डिस्क्रिपेंसी मिली फिजिकल वेरिफिकेशन करते हुए तो क्या प्रॉपर तरीके से बुक्स में डाला गया है कि नहीं डाला गया, उसको रिफ्लेक्ट किया गया है कि नहीं किया गया, राइट। तीसरा है सर टाइटल डीड कि जितनी भी पीपीई है वो सारी की सारी कंपनी के नाम पे है कि नहीं है। अगर नहीं है तो फिर एडिशनल डिस्क्लोजर दोगे कि भैया कौन सी प्रॉपर्टी नहीं है, अगर कंपनी के नाम पे नहीं है तो किसके नाम पे है, क्यों है, कब से है, कितने कैरिंग वैल्यू का प्रॉपर्टी है, ये सब बातें, ठीक है सर। उसके बाद लास्ट के तो जो 2 पॉइंट है रिवैल्यूएशन वाला और बेनामी प्रॉपर्टी वाला, ये तुम्हारा कारो 16 में नहीं था, दे आर न्यू पॉइंट्स। क्या क्या है, फर्स्ट इज रिवैल्यूएशन कि अगर रिवैल्यूएशन हुआ है तो आपको 2 चीजें चेक करनी है, क्या रिवैल्यूएशन किससे करवाया है, दूसरा अगर इसका जो रिवैल्यूएशन की वजह से वैल्यू के अंदर चेंज आया है वो 10% से ज्यादा है
10% या उससे ज्यादा है तो इसका डिस्क्लोजर जाएगा। बात समझ में आई? आप अमाउंट का डिस्क्लोजर दोगे यहाँ पे, ठीक है। लास्ट क्या आता है? बेनामी प्रॉपर्टी। बेनामी प्रॉपर्टी के रिगार्डिंग आपको देखना क्या है कि बेनामी प्रॉपर्टी के रिगार्डिंग मैनेजमेंट को जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट के अंदर डिस्क्लोजर देना चाहिए था, अगर बेनामी प्रॉपर्टी का कोई प्रोसीडिंग चल रहा है तो देखना कि वो प्रॉपरली डिस्क्लोज किया है कि नहीं किया मैनेजमेंट ने अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट के अंदर। बात समझ में आई? ठीक है सर। अब आ जाते हैं नेक्स्ट क्लोज के ऊपर जो बात करता है इन्वेंट्री के बारे में। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट आता है इन्वेंट्री के बारे में। सर इन्वेंट्री के अंदर हमें बेसिकली दो तरह के डिस्क्लोजर्स देने हैं। क्या क्या? पहला डिस्क्लोजर है किस चीज के बारे में? फिजिकल वेरिफिकेशन के बारे में, कि भाई जो मैनेजमेंट को फिजिकल वेरिफिकेशन करवाना था इन्वेंट्री का, वो रीजनेबल इंटरवल्स पे हुआ है कि नहीं हुआ। पहले तो वही बात जो तुम्हारी यहाँ पे कवर हो रही थी। दूसरी चीज, अगर कोई डिस्क्रिपेंसी मिलती है और वो डिस्क्रिपेंसी 10% या उससे ज्यादा है तो उस अमाउंट को आप डिस्क्लोज करोगे। और दूसरा आप देखोगे कि प्रॉपरली बुक्स के अंदर उसको डील किया गया है कि नहीं किया गया। बात समझ में आई? सर फिजिकल वेरिफिकेशन के बारे में देखोगे रीजनेबल इंटरवल्स पे है कि नहीं है। दूसरी चीज, अगर जो डिफरेंस है वो 10% या उससे ज्यादा है डिस्क्रिपेंसी का, तो उसको बुक्स में ठीक से डिस्क्लोज किया गया है कि नहीं किया, इसके ऊपर अपना रिपोर्टिंग दोगे। बात समझ में आई? उसके बाद नेक्स्ट आता है सर वर्किंग कैपिटल। देख कई बार क्या होता है, कंपनी वर्किंग कैपिटल पे लोन लेने के लिए क्या करती है, अपनी जो इन्वेंट्रीज होती है उसे ऐसे सिक्योरिटी बैंक के पास रख देती है। ठीक है, इसके रिगार्डिंग क्या करना होता है, बैंक के एग्रीमेंट के अकॉर्डिंग ना क्लाइंट को क्या करना होता है, मंथली या क्वार्टरली बेसिस पे जो भी डिसाइड होता है, इन्वेंट्री का ना स्टेटमेंट भेजना पड़ता है, ये दिखाने के लिए कि भैया देखो जितना हमने इन्वेंट्री के ऊपर लोन लिया हुआ है हर टाइम हम उतनी इन्वेंट्री मेंटेन करके चल रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या पॉइंट ऐड हुआ है कि अगर तुमने कभी भी वर्किंग कैपिटल के ऊपर इन्वेंट्री को एज ए सिक्योरिटी मान के कभी 5 करोड़ से ज्यादा लोन लिया है, अगर आपके क्लाइंट ने, अगर कंपनी ने वर्किंग कैपिटल के ऊपर जो लोन लिया है वो 5 करोड़ से ज्यादा लिया है, तो आप चेक कर लेना कि जो क्वार्टरली बेसिस पे जो बैंक के पास रिटर्न जानी चाहिए वो प्रॉपर तरीके से गई है कि नहीं गई है, वो एज पर द बुक्स ऑफ अकाउंट गई है कि नहीं गई, जो भी रिटर्न्स गई हैं वो बुक्स ऑफ अकाउंट से मैच कर रही है कि नहीं कर रही है वो इन्फॉर्मेशन। बात समझ में आई? तो सर इन्वेंट्री के तुम्हारे दो डिस्क्लोजर्स आएंगे, पहला फिजिकल वेरिफिकेशन के रिगार्डिंग कि रीजनेबल इंटरवल्स पे हो रहा है कि नहीं हो रहा, दूसरा जो डिस्क्रिपेंसी मिली फिजिकल वेरिफिकेशन से अगर वो 10% या उससे ज्यादा है तो प्रॉपर तरीके से बुक्स में डिस्क्लोज की है कि नहीं की मैनेजमेंट ने, पहली चीज। दूसरी चीज, अगर वर्किंग कैपिटल के ऊपर लोन लिया हुआ इन्वेंट्री को सिक्योरिटी रख के और वो लोन 5 करोड़ से ज्यादा, 5 करोड़ या उससे ज्यादा नहीं बोला, 5 करोड़ से ज्यादा है, तो अगर 5 करोड़ से ज्यादा है तब चेक करोगे जो क्वार्टरली स्टेटमेंट गई है इन्वेंट्री से रिलेटेड वो आपके बुक्स ऑफ अकाउंट से मैच कर रही है कि नहीं कर रही। क्लियर? बात समझ में आई? अब बेटा जरा एक चीज सुनियो, बच्चे एक जगह गलती कर सकते हैं क्योंकि इन्वेंट्री और पीपी का ना क्लॉज नंबर 1 और 2 के अंदर कुछ पॉइंट मैच करते हैं। ठीक है, लेकिन जरा ध्यान से सुनना बेटा, देख फिजिकल वेरिफिकेशन का पॉइंट माना यहाँ भी है, माना यहाँ भी है, लेकिन एक डिफरेंस है। इन्वेंट्री के केस में ना इन लोगों ने स्पेसिफिक कर दिया कि मटेरियल डिस्क्रिपेंसी का क्या मतलब है। इन्वेंट्री के केस के अंदर अगर 10% या उससे ज्यादा है तो डिस्क्लोजर की बात की गई है, और फिजिकल वेरिफिकेशन के अंदर सर मटेरियल डिस्क्रिपेंसी पे बोल के छोड़ दिया, 10% है या 5% है, ये ऑडिटर की जजमेंट है। ठीक है, तो कंफ्यूज मत होना, सिर्फ इन्वेंट्री के केस में यहाँ पे 10% या उससे ज्यादा है, बाकी 10% या उससे ज्यादा ये अमाउंट एक जगह कहाँ आ रहा है सर, टाइटल सॉरी आपका रीवैल्यूएशन के अंदर, याद रखना। तो ये वाला पॉइंट, रीवैल्यूएशन वाला पॉइंट यहाँ पे बताया गया है कि यहाँ पे क्या बोला गया कि सर 10% या उससे ज्यादा, तो बुक्स में देख लेना ठीक से कैरी फॉरवर्ड हुआ है कि नहीं हुआ है। पीपी के केस में फिजिकल वेरिफिकेशन के रिगार्डिंग कोई क्लैरिटी नहीं है कि मटेरियल डिस्क्रिपेंसी कितने की है, इन्वेंट्री के केस में है। ठीक है, तो ये चीज, ये वाला अमाउंट, ये वाला चीज और यहाँ का 10%, प्लीज इन तीनों के अंदर मिक्स मत करना, याद रखना कि कहाँ पे क्या बताया हुआ है, एमसीक्यूज आते हैं तो गड़बड़ हो सकती है। क्लियर? ठीक है सर।
अब आ जाते हैं नेक्स्ट पॉइंट के ऊपर, डेट इज द लोन एंड एडवांसेस। एक बार एक काम करती हूँ, नोट्स के ऊपर शिफ्ट कर दूं। थर्ड क्लोज लोन्स एंड एडवांसेस के बारे में। बेटा देख यहाँ पे ना मैंने नोट्स पे भी इसीलिए शिफ्ट किया क्योंकि ये वाला क्लोज थोड़ा बड़ा है। टोटल 6 टॉपिक्स है जिनके ऊपर तुम्हें रिपोर्टिंग देनी है। अदरवाइज वैसे हम इसको 4 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं थर्ड क्लोज को, जिसके ऊपर हमारा रिपोर्टिंग जाएगा। सर पहला रिपोर्टिंग हमारा किस चीज के बारे में जाएगा कि अगर आपकी कंपनी ने ड्यूरिंग द ईयर, थर्ड रिपोर्टिंग है किस चीज के बारे में, थर्ड क्लोज किसके बारे में है सर? थर्ड क्लोज है अगर कंपनी ने इन्वेस्टमेंट्स किए हैं, गारंटी दी है या लोन या एडवांसेस दिए हैं, तो इस केस में कुछ स्पेसिफिक डिस्क्लोजर्स जाएंगे। बात समझ में आई? टू एनी एंटिटी और एनी पर्सन, किसी को भी अगर लोन, इन्वेस्टमेंट्स, गारंटी ये सब दिया है तो इसके केस का डिस्क्लोजर जाएगा सर आपके क्लोज नंबर 3 के अंदर। बात समझ में आई? अब डिस्क्लोजर क्या क्या जाएगा सर? देखो पहला वाला जो डिस्क्लोजर है ना भैया, ये चीज याद रखना, ऑल्दो थर्ड क्लोज के अंदर हम इन्वेस्टमेंट, लोन, एडवांसेस सबकी बात करते हैं, लेकिन जो पहली रिपोर्टिंग है वो खाली लोन एंड एडवांसेस के बारे में है, इन्वेस्टमेंट्स के बारे में नहीं है, तो कंफ्यूज मत हो ना। पहले वाला रिपोर्टिंग जाएगा सर कि ड्यूरिंग द ईयर कंपनी ने कितना लोन दिया है या एडवांसेस दिए, मतलब मैक्सिमम अमाउंट कितना आउटस्टैंडिंग रहा ड्यूरिंग द ईयर, आउटस्टैंडिंग अमाउंट ड्यूरिंग द ईयर, राइट। पहला क्लोज सर क्लोज नंबर 3 का पहला रिपोर्टिंग किस चीज के बारे में है कि जो कंपनी ने लोन्स एंड एडवांसेस दिए ड्यूरिंग द ईयर कितना दिया, मैक्सिमम आउटस्टैंडिंग कितना रहा पूरे साल में, दूसरा बैलेंस शीट के डेट पे कितना आउटस्टैंडिंग था। बात समझ में आई? अगर कंपनी ने लोन या एडवांसेस दिए हैं तो आपको क्या डिस्क्लोजर देना क्लोज नंबर 3 के अंदर? पहला डिस्क्लोजर तो ये देना है कि ड्यूरिंग द ईयर मैक्सिमम कितने रुपए दिए थे लोन या एडवांसेस पे, ठीक है। दूसरा बैलेंस शीट डेट पे कितना आउटस्टैंडिंग है। बात समझ पाए? क्लियर? इससे एक चीज क्लियर होती है, मान लो कोई लोन एडवांसेस मई में दिए थे, राइट, 2 करोड़ रुपए के, बैलेंस शीट लास्ट डेट तक 31 मार्च तक पूरा पे ऑफ हो गया, तब भी इसके ऊपर रिपोर्टिंग जाएगी, ठीक है सर। तो कोई लोन या एडवांसेस है अगर कंपनी ने दिए हैं तो क्लोज नंबर 3 के अंदर आएगा। पहला रिपोर्टिंग जाएगा क्या कि अब कितना आउटस्टैंडिंग था ड्यूरिंग द ईयर, दूसरी चीज बैलेंस शीट डेट पे कितना आउटस्टैंडिंग है। अब इसके ना 2 कैटेगरी में बांटे गए हैं। अब 2 कैटेगरी में बताओगे कि कितना लोन आपने अपने जॉइंट वेंचर, सब्सिडरी और एसोसिएट्स को दिया है और कितना अदर्स को दिया है। बात समझ में आया? पहला डिस्क्लोजर किसके बारे में? लोन और एडवांसेस के बारे में। ये बताना है कि भैया कितना आउटस्टैंडिंग था ड्यूरिंग द ईयर और बैलेंस शीट डेट पे कितना आउटस्टैंडिंग है, और ये भी डिस्क्लोज करोगे इसमें से कितना आपका जॉइंट वेंचर, एसोसिएट्स और सब्सिडरी के अंदर है और कितना बाकियों को दिया है। क्लियर? बात समझ में आई? ठीक है सर। अब सर पहला वाला क्लोज खाली लोन एडवांसेस की बात करता है, दूसरे वाला क्लोज है वो लोन, एडवांसेस और इन्वेस्टमेंट तीनों की बात करता है, गारंटी तीनों की बात करता है, सबकी बात करते हैं, ठीक है सर। हमें क्या चेक करना है कि जिस टर्म्स एंड कंडीशंस पे लोन, एडवांसेस, गारंटी, इन्वेस्टमेंट किए गए थे वो कंपनी को प्रेजुडाइज तो नहीं कर रहे हैं, राइट, ठीक है सर। पहला डिस्क्लोजर हो गया आउटस्टैंडिंग अमाउंट के बारे में कि कितना लोन वगैरह दिया है, कितना लोन गारंटी दी है ड्यूरिंग द ईयर, पहला डिस्क्लोजर। दूसरा डिस्क्लोजर हो गया टर्म्स एंड कंडीशन के बारे में, ठीक है सर। तीसरा जो तुम्हारा डिस्क्लोजर है वो रेगुलरिटी के बारे में। अगले दोनों क्लोज बात करते हैं रेगुलरिटी के बारे में कि जो इंटरेस्ट आना चाहिए था, जो तुम्हारा प्रिंसिपल का पेमेंट होना चाहिए था, उन सब के अंदर रेगुलरिटी है कि नहीं है। अगर नहीं है और आउटस्टैंडिंग हुए, ओवरड्यू हुए, 90 डेज से ज्यादा हो गए, तो आपको क्या चेक करना है कि कंपनी ने रीजनेबल रिकवरी के स्टेप लिए हैं कि नहीं लिए। बात समझ में आई? नेक्स्ट 2 क्लोज किस चीज के बारे में है सर? रेगुलरिटी के बारे में कि पेमेंट के अंदर रेगुलरिटी था कि नहीं था। अगर नहीं था और ओवरड्यू 90 डेज से ज्यादा हो गए तो क्या कंपनी ने उसके रिगार्डिंग रिक्वायर्ड स्टेप लिए कि नहीं लिए। बेटा यहाँ पे एक चीज ध्यान से सुनियो, बहुत लोगों को लगता है कि रिक्वायर्ड स्टेप, रीजनेबल स्टेप का हमेशा मतलब लीगल होता है, लीगल स्टेप्स नहीं सर। अगर बेसिक रिमाइंडर्स भी जा रहे हैं ना तो वो तुम्हारे रीजनेबल स्टेप के अंदर आएंगे, जरूरी नहीं कि हर बार लीगल एक्शन ही लिया जाए। बात समझ में? ठीक है सर। उसके बाद जो लास्ट के 2 क्लोज है ना वो सेम कैटेगरी के हैं। ये किस चीज के बारे में है? लास्ट के 2 क्लोज हैं सर,
लास्ट के दो बात करते हैं कि ईयर एंड जो तुम्हारा इनका रिकवरी होना चाहिए था वो प्रॉपर तरीके से लोन्स एंड एडवांसेस का रिकवरी हो रहा है कि नहीं हो रहा। बात समझ पाए? अब इसमें दो चीजें, पहला है कि भैया लोन एडवांसेस तो आए नहीं है वापस, ठीक है, उनका ड्यू डेट आ गया था, लेकिन कंपनी ने क्या किया, उसको एक्सटेंड कर दिया, या तो एक्सटेंड कर दिया या फिर नए लोन एडवांसेस दे दिए ताकि भैया इससे तुम इनको पे ऑफ कर दो। बात समझ में आई? बात समझ में आई? सर लास्ट के दो जो क्लोज हैं वो लास्ट की जो दो रिपोर्टिंग है थर्ड क्लोज के अंदर वो बात करते हैं रिकवरी के बारे में, ठीक है। पहला है कि भैया डेट आ गई थी, रिकवरी हो जानी चाहिए थी, लेकिन रिकवरी आई नहीं, तो कंपनी ने क्या किया, उनका डेट एक्सटेंड कर दिया, या फिर उनको नए लोन दे दिए पुराने लोन को देने के लिए। अगर ऐसा केस है तो भैया इसके बारे में तुम स्पेसिफाई करोगे कितने अमाउंट का वो लोन था और कितना तुमने रिन्यू किया है। क्लियर? दूसरा है कि कोई स्पेसिफाइड ही नहीं है, अगर कोई ऐसा लोन दिया गया है, ऐसे एडवांसेस हैं जहां पे ये स्पेसिफाइड ही नहीं है कि भैया कब तुम्हें रिटर्न करना है, कोई रिटर्न के रिगार्डिंग कोई क्लॉज ही नहीं है, मतलब लाइक रिटर्न ऑन डिमांड जैसी चीज है। तो अगर ऐसा कुछ है तो तुम बताओगे कि टोटल कितने रुपए के लोन्स थे और वो टोटल लोन में से कितना परसेंटेज है। ऐसे कितने लोन हैं जिसके रिगार्डिंग कुछ क्लैरिफिकेशन ही नहीं है कि इनकी तुम्हें पेमेंट कब आएगी, पहली चीज। अगर ऐसा कुछ है तो सर इसमें दो चीज का डिस्क्लोजर जाएगा, क्या क्या, कि कितने अमाउंट के वो लोन है, पहला तो वो अमाउंट जाएगा, दूसरा टोटल लोन के अंदर से कितना परसेंटेज ऐसे लोन है। बात समझ में आई? ठीक है सर। तो थर्ड क्लोज के अंदर बेसिकली तुम्हारी चार कैटेगरी, टोटल जितना भी डिस्क्लोजर्स हैं उनको हम चार कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं। पहले वाला है कि टोटल लोन एडवांसेस का अमाउंट कितना आउटस्टैंडिंग था ड्यूरिंग द ईयर एंड बैलेंस शीट डेट पे। इसके अंदर तुम्हें बताना है उसमें से कितना तुम्हारा जॉइंट वेंचर, सब्सिडरी एंड एसोसिएट्स का था, कितना तुमने बाकियों को दिए हैं। ठीक है सर। दूसरा डिस्क्लोजर है कि ड्यूरिंग द ईयर जो तुमने लोन एडवांसेस इन्वेस्टमेंट गारंटी दी है इन सब का टर्म्स एंड कंडीशन किसी को प्रेजुडाइज तो नहीं कर रहा, राइट। थर्ड डिस्क्लोजर किस चीज के बारे में जाएगा, रेगुलरिटी के बारे में, कि जो तुम्हारा पेमेंट्स का रेगुलरिटी था, जो इंटरेस्ट इनकम या फिर प्रिंसिपल अमाउंट किसी का भी जो रिकवरी था वो रेगुलर है कि नहीं है, और अगर रेगुलर नहीं है तो क्या उसके ऊपर अगर उसको इरेगुलरिटी हुई 90 डेज से ज्यादा हो गए तो क्या कंपनी ने उसके लिए रीजनेबल स्टेप किए रिकवरी के लिए। ठीक है सर। फोर्थ है ऐसे लोन्स के रिगार्डिंग जिनका मतलब यहाँ पे जो फोर्थ क्लोज बेसिकली बात कर रहा है, फोर्थ क्लोज बात कर रहा है कि सर रीपेमेंट्स के बारे में, कि पे ऑफ हो जाना चाहिए था लोन वगैरह लेकिन हुए नहीं है। अब दो केस है, पहला कि सर पुराने लोन से रिगार्डिंग या तो उनका रिकवरी जब आ जाने थे था उसका डेट एक्सटेंड कर दिया या फिर नए लोन इशू कर दिए। अगर ऐसा कुछ है तो उसका डिस्क्लोजर जाएगा। दूसरा केस है कि सर यहाँ पे यही नहीं बताया कि इस पर्टिकुलर लोन या एडवांसेस को, मतलब ऐसे कोई लोन या एडवांसेस दिए हैं जिनके रिगार्डिंग उनका कोई कंडीशन ही नहीं बताई गई कि भाई इनकी रीपेमेंट कब आ जाएगी। समझ रहे हो? अगर ऐसे कोई लोन या एडवांसेस है जगह स्पेसिफाइड नहीं है पीरियड की कब तक इनका पे बैक आ जाएगा, तो इस केस में क्या करना है, तुम्हें बताना है कि कितने ऐसे लोन्स हैं, उनका अमाउंट क्या है जिनके रिगार्डिंग कोई पीरियड स्पेसिफाइड नहीं है, कोई कंडीशन स्पेसिफाइड नहीं है। दूसरा टोटल लोन्स में से वो कितने परसेंटेज ऐसे लोन है। बात समझ में आई? क्लियर? ठीक है सर। सर अब आ जाते हैं हमारे फोर्थ क्लोज के ऊपर जो बात करता है कंप्लायंस विद द सेक्शन 185 एंड 186 ऑफ द कंपनीज एक्ट। ठीक है बेटा, एक बात बोलूं, ये बेसिकली बात करता है कि हमें ये देखना है कि कंपनीज के ऊपर जिनके ऊपर 185 और 186 लग रहा है उसके साथ कंप्लाई हो रहा है कि नहीं हो रहा। अगर नहीं हो रहा तो उसकी डिटेल जाएगी। ठीक है, आपका सेक्शन 185, देखो जैसे अभी हम थर्ड क्लोज में बात कर गए ना लोन, इन्वेस्टमेंट, गारंटी, सिक्योरिटी के बारे में, सर कुछ ऐसी ही बातें आपका सेक्शन 185 भी करता है, लेकिन ये बात करता है सर डायरेक्टर्स के रिगार्डिंग कि डायरेक्टर्स को लोन कंपनी दे सकती है कि नहीं दे सकती, उनको गारंटी सिक्योरिटी प्रोवाइड कर सकती है कि नहीं कर सकती, अगर करना है तो उसकी क्या कंडीशंस हैं, कौन कौन से रेजुलेशंस पास होंगे, किसके अप्रूवल चाहिए, ये सब कुछ। एंड 186 भी बात करता है लोन, गारंटी, सिक्योरिटी, इन्वेस्टमेंट्स की अदर देन डायरेक्टर्स। ठीक है, जैसे ये बात करते हैं कि यार इन्वेस्टमेंट कितना कर सकती है कंपनी, 2 लेयर्स में ही कर सकते हैं, इसके ऊपर नहीं कर सकती, अपनी सब्सिडीज में कर सकती है कि नहीं कर सकती, इसके लिए तुम्हें ऑडिट कमेटी का अप्रूवल चाहिएगा, किसके लिए तुम्हें रेजुलेशंस पास करने पड़ेंगे, ये सारी चीजें। ठीक है, एक बात बोलूं,
फोर्थ क्लोज सिंपल सा क्लोज है, 185 और 186 तक कंप्लाइज हो रहा है कि नहीं हो रहा। लेकिन एक बात बोलूं, मुझे इंटर लेवल पे थोड़ा कम इंपॉर्टेंट लगता है, ऑल्दो मैं ऐसी बातें बोलना पसंद नहीं करती, लेकिन रीजन इज डेट कि 185 सेक्शन एंड सेक्शन 186 इज समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट, एंड तुम जाके पढ़ोगे फाइनल के अंदर, तो इंटर के बच्चे से ना उसका कोई पूछने का लॉजिक नहीं बनता। तुम्हें उसका ये चेक करना है कि भाई वो कितना क्रैम कर सकता है, तो बात अलग है। अदरवाइज ये वाला क्लोज के ऊपर पेपर में आए मुझे जस्टिफाई नहीं लगता। पूछ ले, मैं ये नहीं कह रही कि पूछेंगे नहीं या पूछ नहीं सकते, बट मुझे लगता नहीं कि इसके ऊपर पूछना चाहिए, ऐसे पूछा भी नहीं है आज तक। ठीक है, चलो सर, नेक्स्ट क्लोज भी कंप्लायंसेस के बारे में। अच्छा एक और बात बोलूं, तुम्हें पता है 2016 और 2020 के अंदर बोलने को तो हम ये बोल सकते हैं कि डिफरेंस क्या है कि पिछले वालों के अंदर 16 रिपोर्टिंग थी, अब 21 है। लेकिन एक बात बोलूं, जो मुझे पर्सनली लगता है दोनों में जो बेसिक डिफरेंस है वो है इंफॉर्मेशन का। मतलब सिर्फ पहले वाला जो कारो था ना, वो बेसिक किस चीज के बारे में ज्यादा फोकस कर रहा था, कंप्लायंसेस के बारे में। जैसे ये वाला क्लोज पहले भी ज्यादा था कि कंपनीज एक्ट का, आरबीआई का, डिफरेंट डिफरेंट एक्ट्स के साथ कंप्लाई हो रहा है कि नहीं हो रहा, उस चीज के रिपोर्टिंग के ऊपर। लेकिन जो नए वाला कारो है ना, इसने ट्रांसपेरेंसी बहुत बढ़ा दी है। इस देख, हम कारो हमारी ऑडिट रिपोर्ट का पार्ट है, हमारी ऑडिट रिपोर्ट में जितनी ज्यादा इंफॉर्मेशन हम प्रोवाइड कर पाएंगे, हमारी ऑडिट रिपोर्ट की वैल्यू उतनी बढ़ती है। ठीक है, एंड कारो 2020 ना खाली कंप्लायंसेस की बात नहीं करता, कंप्लायंसेस की तो वो अभी भी कर रहा है, उसके अलावा बहुत मल्टीपल चीजें हैं जिसके बारे में वो डिस्कस कर रहा है। जैसे कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की इंफॉर्मेशन, कुछ ऐसी इंफॉर्मेशन है जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट में भी आ रही है, लेकिन यहाँ भी लग रहा है कि सर कारो को लग रहा है कि दिस इज इम्पोर्टेंट, तो यहाँ पे अलग से बोला है कि यहाँ से तुम अलग से लिख दो ताकि तुम्हारे जो यूजर्स है ना उनको वो हाईलाइट हो जाए। पूरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट में तो मे भी उनसे मिस हो जाए, यहाँ पे पढ़ लो। जैसे भी हम क्लोज नंबर 1 में पढ़ के आए, बेनामी प्रॉपर्टी वाला क्लोज, ठीक है, या फिर रिवैल्यूएशन वाला क्लोज, दीज आर द क्लोजेस। ये जो कारो 2020 है ना, ये ज्यादा ट्रांसपेरेंसी लेके आ रहा है। ये खाली कंप्लायंसेस नहीं, उसके अलावा बहुत कुछ प्रोप्राइटरी इशू के ऊपर डिस्कस कर रहे हैं कि हम पैसे कंपनी ठीक से यूज कर रही है कि नहीं कर रही है, राइट। तो यही सब है। चलो स्टार्ट करते हैं फिफ्थ क्लोज के ऊपर, डेट इज द पब्लिक डिपॉजिट। कि अगर कंपनी पब्लिक डिपॉजिट लिए हैं तो क्या वो सेक्शन 73 टू 76, प्लीज यहाँ पे काम करो, यहाँ पे 2 लिख लो, ठीक है। ये सारे सेक्शंस कंपनीज एक्ट किस चीज के बारे में बात करते हैं, पब्लिक डिपॉजिट्स के बारे में। तो क्या जिन कंपनी ने पब्लिक डिपॉजिट्स लिए हैं वो सेक्शन 73 से लेके 76 के जितने भी प्रोविजन है जो उन पे लग रहे हैं, जो रेलेवेंट प्रोविजंस हैं, उनके साथ कंप्लाई कर रही है कि नहीं कर रही। अगर नहीं कर रही तो उसका डिटेल जाएगा। दूसरी चीज, अगर नेशनल लॉ बोर्ड, कंपनी लॉ बोर्ड, किसी से भी कोई ऑर्डर आया है तो आप देखोगे कि कंपनी ने उसके साथ कंप्लाई किया है कि नहीं किया। बात समझ में आई। अगर पब्लिक डिपॉजिट के केस में कोई आरबीआई से, एनसीएलटी से, कंपनी लॉ बोर्ड, इन सब से कोई भी ऑर्डर आया है तो क्या आपकी क्लाइंट मतलब आपकी कंपनी ने उसके साथ कंप्लाई किया है कि नहीं किया। बात समझ में आई, ठीक है सर। नेक्स्ट क्लोज है कॉस्ट रिकॉर्ड्स के बारे में। ये भी पुराना क्लोज है सर, 5th भी 6th भी पुराना क्लोज है, 7th भी पुराना क्लोज है, फिर 8th है जो नया क्लोज है, ठीक है सर। क्लोज नंबर जो 6 है वो बात करता है कॉस्ट रिकॉर्ड्स के बारे में। सर सेक्शन 148 ऑफ कंपनीज एक्ट बताता है कि कॉस्ट रिकॉर्ड्स किसको मेंटेन करने हैं, किनको कॉस्ट ऑडिट करवाना है, ये सब। तो देख लेना, अगर आपके क्लाइंट के ऊपर एज पर द 148 कॉस्ट रिकॉर्ड्स बनाने की रिस्पॉन्सिबिलिटी है तो क्या कंपनी ने इसके साथ कंप्लाई किया है, ठीक है। सिंपल सा क्लॉज है। एक चीज याद रखना, ये वाला क्लॉज खाली कॉस्ट रिकॉर्ड की बात कर रहा है, कॉस्ट ऑडिट की बात नहीं कर रहा, तो कंफ्यूज मत होना, क्लियर। दूसरा आता है नेक्स्ट क्लोज है सर स्टैट्यूटरी ड्यूज के बारे में। स्टैट्यूटरी ड्यूज जैसे इनकम टैक्स हो गया, जीएसटी हो गया, ठीक है, तुम्हारा सर्विस टैक्स हो गया, पीएफ, ईएफ, इन सब का पेमेंट, राइट। तो ये चेक करना है कि क्लाइंट, जो आपका क्लाइंट है, वो इन सब की पेमेंट टाइम से कर रहा है कि नहीं कर रहा, जितने भी स्टैट्यूटरी ड्यूज हैं। इसको हम 2 कैटेगरी में डिवाइड करते हैं, डिस्प्यूटेड एंड अनडिस्प्यूटेड। अनडिस्प्यूटेड मतलब गवर्नमेंट के अकॉर्डिंग भी और आपके अकॉर्डिंग भी सेम डिमांड है जो आप पे ऑफ कर रहे हो, कोई डिस्प्यूट नहीं है, ठीक है सर। अगर ऐसा है, अगर अनडिस्प्यूटेड है तो आप इसको भी क्या रिपोर्टिंग करनी है कि भैया आपका क्लाइंट इसमें रेगुलर है कि नहीं है पेमेंट के अंदर। और अगर कोई भी ऐसा एरियर है, कोई भी ऐसी स्टैट्यूटरी ड्यूज है जिसकी पेमेंट होनी चाहिए थी, ओवर ड्यू, उनका टाइम आ गया पेमेंट का, लेकिन 6 महीने से ज्यादा ओवर ड्यू हो गया, वो एरियर 6 महीने से ज्यादा ओवर ड्यू है, तो उसका रिपोर्टिंग कहाँ पे जाएगा, आपके कारो के अंदर। बेटा देख, कोई ऐसा स्टैट्यूटरी है, मान लो जीएसटी का पेमेंट करना था, ठीक है, तो इसके अंदर क्या ये चेक करना है कि भाई अगर वो अनडिस्प्यूटेड है तो वो रेगुलरिटी के साथ पे किया गया कि नहीं किया गया, राइट।
अगर कोई जीएसटी का पेमेंट 2 मंथ तक आउटस्टैंडिंग है, 2 महीने तक आउटस्टैंडिंग है, तो उसका रिपोर्टिंग जाएगा। सर आप खाली ये बोलोगे कि मेरा क्लाइंट रेगुलर नहीं है इसकी पेमेंट में, ठीक है। अगर 6 महीने से ज्यादा आउटस्टैंडिंग हो गया, इस केस में आपको बताना भी पड़ेगा कि किस अमाउंट से कौन से वाला स्टैट्यूटरी ड्यूज है जो अभी तक पेमेंट नहीं की है। बात समझ में आई? ठीक है सर। दूसरा आता है डिस्प्यूटेड, मतलब सर आपके अकॉर्डिंग आपको 10,000 रुपए जीएसटी पे करना है, सामने वाला गवर्नमेंट बोल रहा है कि नहीं सर आपको 15,000 पे करना है, स्टैट्यूटरी है, ठीक है। तो अब रेगुलरिटी तो इसमें चेक कर नहीं सकते, बिकॉज पेमेंट ही कर दिया होता तो बात ही नहीं होती, डिस्प्यूट होता ही नहीं, ठीक है। तो इसमें आप क्या देखोगे कि कितना स्टैट्यूटरी ड्यूज डिस्प्यूटेड है अमाउंट, दूसरा किस फोरम के अंदर डिस्प्यूटेड है, मतलब हाई कोर्ट में है, जीएसटी काउंसिलिंग के अंदर है, कहाँ पे आउटस्टैंडिंग है आपका, ठीक है। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में है, कहाँ पे ये केस चल रहा है, इस चीज के बारे में क्लियर। अब आ जाते हैं हमारे क्लोज नंबर 8 के ऊपर, दैट इज अ न्यू क्लोज, राइट। नेक्स्ट क्लोज बात कर रहे हैं अनडिस्क्लोज्ड इनकम के बारे में, कि मतलब ऐसी कोई रिवेन्यू है जो कि आपके क्लाइंट ने पिछले सालों में इनकम टैक्स के सामने डिस्क्लोज नहीं की थी। कोई अनडिस्क्लोज्ड इनकम है, मतलब पिछले सालों में डिस्क्लोज नहीं की थी इनकम टैक्स के सामने, लेकिन इस साल ड्यूरिंग द ईयर आपकी कंपनी ने खुद जाके उसको सरेंडर कर दिया। एक्चुअली होता क्या है, बहुत बार ना इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में ना बहुत सारी स्कीम्स निकालते हैं, वॉलंटरी सरेंडर स्कीम्स, कि आप आओ अपने इनकम डिस्क्लोज कर दो, कोई पेनल्टी वगैरह हम कुछ नहीं लगाएंगे, ठीक है। तो ऐसा कुछ अगर है, आपके क्लाइंट ने अगर खुद से जाके कोई इनकम सरेंडर की है जो पिछले साल में डिस्क्लोज नहीं थी, फिर से इस बार इनकम टैक्स के सामने उन्होंने डिस्क्लोज किया है, अगर ऐसा कोई केस है तो इसका रिपोर्टिंग जाता है कहाँ पे, क्लोज नंबर 8 के अंदर। इसमें आप क्या डिस्क्लोज करोगे कि सर ऐसा कोई केस था, अगर नहीं था, आपके क्लाइंट ने कोई ऐसी इनकम डिस्क्लोज नहीं की ड्यूरिंग द ईयर, तो बोलना नहीं था। अगर था तो आप क्या डिस्क्लोजर जाएगा कि सर आपको क्या देना है। सर देखो, अगर फाइनेंशियल स्टेट, अगर कोई इनकम पिछले साल डिस्क्लोज नहीं की थी या पिछले ईयर्स में डिस्क्लोज नहीं की थी, इससे तुम डिस्क्लोज कर रहे हो, तो सर देखो पीपीआई तो बनना चाहिए ना, है ना। करंट ईयर में उसका पीपीआई तो बनना चाहिए, प्रायर पीरियड आइटम। तो देख लेना कि भैया फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के अंदर मैनेजमेंट ने अनडिस्क्लोज इनकम को ठीक से पीपीआई बनाया है कि नहीं बनाया, फाइनेंशियल स्टेटमेंट के अंदर वो वाला इनकम ठीक से रिप्रेजेंटली डिस्क्लोज किया गया है कि नहीं किया गया। बात समझ में आई? सो अगेन नया प्रोविजन ऑल अबाउट फाइनेंशियल स्टेटमेंट की कोई आइटम कि उसका डिस्क्लोजर ठीक से हुआ है कि नहीं हुआ है। क्लियर? बात समझ में आई? ठीक है सर। नेक्स्ट आते हैं क्लोज नंबर 9 के ऊपर, रीपेमेंट ऑफ द ड्यू। स्टार्ट करें? ठीक है, चलो बेटा देख, जो 9th क्लोज है ना, टोटल इसके अंदर तुम्हारे पास 6 रिपोर्टिंग है जो तुम्हें करनी है 9 क्लोज के अंदर। और अगर हम डिवाइड करना चाहें तो टोटल को हम 3 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं फॉर ईज एंड अंडरस्टैंडिंग, राइट। पहला रहेगा डिफॉल्ट के रिगार्डिंग। बेटा 9th क्लोज बात करता है कि अगर कंपनी ने किसी बैंक से, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से या किसी लेंडर से या डिबेंचर होल्डर्स वगैरह से फंड रेज किए हैं इसके रिगार्डिंग, उसके रीपेमेंट के रिगार्डिंग, ठीक है सर। तो जहां फंड रेज किए हैं उसके केस में बेसिकली 6 रिपोर्टिंग जाएंगी क्लोज 9 के अंदर, जो उसको हम 3 पार्ट्स में पढ़ सकते हैं। पहला, फर्स्ट 2 क्लोज बात करते हैं डिफॉल्ट के बारे में, राइट। एक सेकेंड, पहले 2 बात करते हैं सर डिफॉल्ट के बारे में। स्टार्टिंग की जो फर्स्ट 2 रिपोर्टिंग है, क्या क्या है कि लोन का कोई पेमेंट करने में, चाहे उसका इंटरेस्ट है या प्रिंसिपल है, उसके रिगार्डिंग कोई डिफॉल्ट तो नहीं किया था। अगर किया था तो सर आप उसका पीरियड और अमाउंट बताओगे कि कितने पीरियड से डिफॉल्ट किया और कितने अमाउंट से डिफॉल्ट किया, पहली चीज। दूसरा, कंपनी को किसी ने विलफुल डिफॉल्टर तो डिक्लेयर नहीं किया। बात समझ में आई? पहले तो ये 2 डिस्क्लोजर जाएंगे। उसके जो नेक्स्ट डिस्क्लोजर है, दे आर अबाउट द पर्पस, कि भाई जिस पर्पस के लिए फंड रेज किए गए थे, क्या उसी पर्पस के लिए यूज किए कि नहीं किए। जो थर्ड बात करता है वो बात करता है टर्म लोन्स की, कि भैया टर्म लोन्स का यूज उसी तरीके से किया गया कि नहीं किया गया जिस पर्पस के लिए टर्म लोन लिए गए थे, ठीक है। नेक्स्ट बात करता है कि कोई शॉर्ट टर्म फंड्स, कोई ऐसे फंड जो शॉर्ट टर्म के लिए रेज किए थे, किसी लॉन्ग टर्म पर्पस के लिए तो यूज नहीं किए जा रहे, अगर किए जा रहे हैं तो उसका डिटेल जाएगा। बात समझ में आई? बेटा देख, पहले 2 क्लोज थे डिफॉल्ट के बारे में कि तुम सारे पेमेंट्स में रेगुलर हो कि नहीं हो। दूसरी चीज, तुम्हें किसी ने विलफुल डिफॉल्टर तो नहीं बोला,
राइट उसके जो नेक्स्ट दो क्लोज है ना, दे आर अबाउट द पर्पस, कि भाई पैसे जिस फंड के लिए तूने लिए, जिस पर्पस के लिए लिए, जो फंड लिया था वो उस पर्पस के लिए तो यूज कर रहा है कि नहीं कर रहा। इसमें फिर उन लोगों ने दो कैटेगरी में डाल दिया। पहला टर्म लोन्स, या फिर मैं बोल सकती हूँ, मतलब पेपर में आएगा यूज द वर्ड टर्म लोन्स, या फिर आई कैन से सिर्फ ईज के लिए बोल रही हूँ कि भैया लॉन्ग टर्म के लोन्स उस पर्पस के लिए यूज हुए हैं कि नहीं हुए जिसके लिए होने चाहिए थे। दूसरा रिपोर्टिंग है कि भैया शॉर्ट टर्म के लोन्स कहीं लॉन्ग पर्पस के लिए यूज नहीं कर लिए। क्लियर। तो पहला दो क्लॉज किसके बारे में था, डिफॉल्ट के बारे में। नेक्स्ट दो क्लॉज किसके बारे में थे सर, पर्पस की, जिस फंड जिस पर्पस के लिए लिया गया उसी के लिए यूज हो रहा है कि नहीं हो रहा। नेक्स्ट जो लास्ट के दो क्लोजेस हैं, दे आर ऑल अबाउट द सब्सिडरी, जॉइंट वेंचर एंड एसोसिएट्स। उसमें से पहला रिपोर्टिंग ये जाएगा कि भैया तुमने जो फंड रेज किए हैं कहीं तुमने अपनी सब्सिडरी, जॉइंट वेंचर या एसोसिएट्स के लिए तो नहीं किए, इनके पर्पस के लिए तो नहीं किए कि तुम्हें इनकी कोई ऑब्लिगेशन मीट करनी थी तो इसलिए तुमने फंड रेज किए हो। दूसरी चीज बेटा देख, सब्सिडरी के अंदर तू होल्डिंग कैसे बनाओगा। एक वे है कि भैया तुम्हारे पास उसकी मान लो 60% या उससे ज्यादा होल्डिंग है, 60% का होल्डिंग है तो तुम्हारी सब्सिडरी कंपनी है। तो भैया जो सिक्योरिटी तुम सब्सिडरी, जॉइंट वेंचर या एसोसिएट्स के अंदर होल्ड रख रहे हो, जो हेल्ड करके रख रहे हो, कहीं उन्हीं सिक्योरिटी को तुमने एज ए प्लेज लोन लेने के लिए प्लेज तो नहीं रख दिया, गिरवी तो नहीं रख दिया बैंक के पास। बात समझ में आई। तो सर जब आपका पहला क्लोज है, सॉरी क्लोज नंबर जो 9 है उसमें टोटल 6 रिपोर्टिंग है। पहली जो रिपोर्टिंग है, दीज ऑल अबाउट द फ्रॉड, डिफॉल्ट, कि भाई तुमने कोई डिफॉल्ट तो नहीं किया रिपेमेंट में, दूसरा बैंक ने तुम्हें बिल्कुल डिफॉल्टर तो नहीं बोला। नेक्स्ट दो रिपोर्टिंग पर्पस के लिए है कि जिस पर्पस के लिए लोन लिए हैं उसी के लिए तुमने फंड रेज किए हैं कि जिस पर्पस के लिए फंड रेज किए हैं उसी के लिए यूज किए हैं कि नहीं किए। लास्ट के दो क्लोज इज ऑल अबाउट द जॉइंट वेंचर, सब्सिडरी एंड तुम्हारा एसोसिएट्स। पहला क्या है कि तुमने जो फंड रेज किए हैं कहीं तुमने अपने लिए ना फंड रेज करके अपनी जो होल्डिंग्स, अपनी सब्सिडरी, जॉइंट वेंचर एंड एसोसिएट्स के लिए तो नहीं किए, राइट। नेक्स्ट बोलता है, नेक्स्ट रिपोर्टिंग है कि भैया तुमने जो फंड रेज किए हैं उसके लिए जो तुम्हें सिक्योरिटी बैंक के पास जो एज ए प्लेज जो चीज रखनी चाहिए थी वो कहीं तुमने अपनी सब्सिडरी, जॉइंट वेंचर और एसोसिएट्स की होल्डिंग तो नहीं रख दी है। अगर ऐसा है तो अमाउंट डिस्क्राइब करो भैया कि कितने ऐसे सिक्योरिटीज के ऊपर तुमने कितना फंड रेज किया है। क्लियर, बात समझ में आई। ठीक है सर। सर क्लोज नंबर, चलो स्टार्ट करते हैं हमारा क्लोज नंबर 10। बेटा एक चीज समझ के देख, किसी भी कंपनी के अंदर फाइनेंसिंग के बेसिकली दो मेथड होते हैं, या तो इक्विटी या फिर डेट, राइट। क्लोज नंबर जो आपका 9 था ना, इट्स ऑल अबाउट द डेट, कि भाई अगर तुमने लोन्स लिए हैं, तुमने डिबेंचर इश्यूज किए हैं, तो इस केस में तुम किस तरीके से फंड का यूज कर रहे हो, डिफॉल्ट तो नहीं कर रहे हो, ये सब। क्लोज नंबर 10 इज ऑल अबाउट इक्विटी। ठीक है, यहाँ पे हम बेसिकली ये डिस्कस कर रहे हैं कि इक्विटी इशू करके तुमने जो फंड रेज किए हैं उसको उसी पर्पस के लिए यूज कर रहे हो कि नहीं कर रहे, जिस जो प्रोस्पेक्टस में लिख के आपने इक्विटी इशू किया था, फंड रेज किए थे। बात समझ में आया। ठीक है सर। तो क्लोज नंबर 10 क्या बात करता है, भाई ड्यूरिंग द ईयर कंपनी जो आईपीओ और एफपीओ अगर इशू किए हैं तो क्या उससे जो रेज फंड हुए उनका यूज वो एप्रोप्रिएट पर्पस के लिए कर रहे हैं कि नहीं कर रहे, नहीं कर रहे तो उसका डिस्क्लोजर दोगे। उसके अलावा तुमने जो रेक्टिफिकेशन, मान लो 2 महीने के लिए फंड किसी और पर्पस के लिए यूज हुए, आफ्टर 2 मंथ वापस उसी पर्पस के लिए यूज करने लग गए जो प्रोस्पेक्टस में लिखा था, तो भैया उस चीज के बारे में डिस्क्लोजर जाएगा कि रेक्टिफिकेशन कब लिया था। क्लियर। तो क्लोज नंबर 10 आईपीओ की भी बात करता है, एफपीओ की बात करता है, और साथ में प्राइवेट प्लेसमेंट्स, प्राइवेट अलॉटमेंट्स की भी बात करता है, प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट्स एंड प्राइवेट प्लेसमेंट्स, इनकी भी बात करते हैं। ठीक है, तो प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट्स या प्राइवेट प्लेसमेंट करके भी तुमने फंड रेज किए हैं, इसके रिगार्डिंग भी 2 रिपोर्टिंग जाएंगी। पहला तो वही पर्पस के लिए कि भाई सही पर्पस के लिए यूज हो रहा है कि नहीं हो रहा। दूसरी चीज सेक्शन 42 ऑफ कंपनीज एक्ट बात करता है प्राइवेट प्लेसमेंट्स के बारे में, राइट। तो क्या 42 के साथ कंप्लायंस हो रहा है कि नहीं हो रहा। क्लियर, बात समझ में आती है। चलिए सर, अब आ जाते हैं हमारे क्लोज नंबर 11 के ऊपर जो बात करता है फ्रॉड के बारे में। सर फ्रॉड का रिपोर्टिंग आपके 2016 में भी होता था, मतलब कारो 2016 में भी होता था और कारो 2020 में भी है। पहली चीज तो एक याद रखना कि यहाँ पे क्या है, फ्रॉड बाय द कंपनी और ऑन द कंपनी, मतलब सारे फ्रॉड कवर होते हैं। ठीक है, कारो के अंदर, कारो के अंदर हम रिपोर्टिंग करेंगे अपने क्लोज नंबर 11 के अंदर ड्यूरिंग द ईयर, अगर कोई भी रिपोर्टेड
फ्रॉड था। बेटा एक चीज समझ के देख, बेसिकली कारों का रिपोर्टिंग ना दो जगह करते हैं हम कंपनीज एक्ट के अंदर। एक तो हमारा जाता है 143 सबसेक्शन 12 के अंदर, ठीक है, दूसरा हमारा जाता है कारों के अंदर। अब यहाँ पे क्या है, सबसेक्शन 12 143 वाला क्या डिस्क्लोजर है भैया, ड्यूरिंग द ईयर जो फ्रॉड पता चले, दूसरा अगर ऑडिटर को डाउट भी है ना, सस्पेक्ट भी है कि शायद यहाँ पे फ्रॉड हो रहा है, तब भी इसके अंदर रिपोर्टिंग जाएगा। क्लियर? रिपोर्टिंग क्या जाता है, अगर फ्रॉड 1 करोड़ से कम है तो खाली बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को बताना है, 1 करोड़ या 1 करोड़ से ज्यादा है तो किसको बताता हो, सेंट्रल गवर्नमेंट को। क्लियर? तो कारों के अंदर क्या है भैया, कारों के अंदर खाली उन्हीं फ्रॉड्स का रिपोर्टिंग करना जो ड्यूरिंग द ईयर पता चले हैं, ठीक है। डाउट वाले जो फ्रॉड्स हैं जब तक मिले नहीं है, सिर्फ डाउट है कि शायद यहाँ पे फ्रॉड चल रहा है, उसका रिपोर्टिंग मत करना। उसका रिपोर्टिंग हम कहाँ करते हैं, सबसेक्शन 12 के अंदर। क्लियर? ठीक है सर। तो इसके रिगार्डिंग क्या क्या रिपोर्टिंग जाएगी, अगर ऐसा कोई फ्रॉड रिपोर्ट हुआ है तो तुम उसका नेचर और अमाउंट बताओगे, पहली चीज। दूसरी चीज, सेक्शन 143 सबसेक्शन 12 के साथ, मतलब अगर जहां सेंट्रल गवर्नमेंट का रिपोर्टिंग होनी चाहिए तो सेंट्रल गवर्नमेंट को रिपोर्टिंग की है कि नहीं की, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने अपनी बोर्ड रिपोर्ट में डाला है कि नहीं डाला, वो सारी चीजें। तो सेक्शन 12 के साथ कंप्लायंस हो रहा है कि नहीं हो रहा। एक और चीज जो इस बार नहीं आई है कि ड्यूरिंग द ईयर जो विसल ब्लोअर ने अगर कोई कंप्लेन की हो तो उसको भी तुम अपनी कारों के अंदर डिस्क्लोज करोगे। क्लियर? बात समझ में आती है? ठीक है सर। अब चलते हैं हमारे क्लोज नंबर 12 के ऊपर, दैट इज निधि कंपनी। ठीक है सर। निधि कंपनी के ऊपर क्या है, निधि कंपनी को ना कुछ चीजों को कंप्लायंस करना पड़ता है, तो आपको वही चेक करना है। पहली चीज तो ये देख, निधि कंपनी डिपॉजिट्स लेती है, लेकिन उनके ऊपर एक लिमिटेशन है कि वो मैक्सिमम कितना डिपॉजिट ले सकती है। जितने उनके नेट ओन फंड्स है ना, जितने उनके खुद के फंड्स है नेट ओन फंड्स, उनका मैक्सिमम 20% वो डिपॉजिट ले सकती है, इससे ज्यादा नहीं। तो देख लेना ये रेशो मेंटेन रहा कि नहीं रहा पूरे साल, पहली चीज। दूसरी चीज सर, उन्हें क्या करना होता है, अपने डिपॉजिट का एटलीस्ट 10% अनइंकम्बर्ड डिपॉजिट्स में रखना पड़ता है। ये अनइंकम्बर्ड डिपॉजिट्स क्या है सर, ऐसे डिपॉजिट जो फ्री ऑफ चार्ज हो। ठीक है, तो अपने डिपॉजिट का 10% फ्री ऑफ चार्ज रखोगे ताकि लिक्विडिटी मेंटेन रहे। बात समझ में आती है? उसके अलावा एक और रिपोर्टिंग जाएगी सर, क्या ड्यूरिंग द ईयर अपने किसी भी पेमेंट में, इंटरेस्ट हो, प्रिंसिपल हो, किसी के भी रीपेमेंट के अंदर कोई डिफॉल्ट तो नहीं किया, किसने सर, निधि कंपनी ने। क्लियर? चलो सर, अब आ जाते हैं हमारा क्लोज नंबर 13। इट्स ऑल अबाउट ए कंप्लायंस। आपका क्लोज नंबर 13 बात करता है रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन के बारे में। रिलेटेड पार्टी के बारे में क्या बात कर रहे हैं सर, कि अगर ड्यूरिंग द ईयर कोई ट्रांजैक्शन हुई है रिलेटेड पार्टी की, तो आपको क्या चेक करना है, एक तो कंपनीज एक्ट के सेक्शन 177 ऑडिट कमेटी एंड 188 के साथ कंप्लाइन हुआ है कि नहीं हुआ, पहली चीज। दूसरा सर, उसका रिपोर्टिंग फाइनेंशियल स्टेटमेंट के अंदर एज पर द FRF हो रहा है कि नहीं हो रहा। क्लियर? रिलेटेड पार्टी के केस में क्या डिस्क्लोजर देना है, सेक्शन 177 और 188 के साथ कंप्लाई हुआ है कि नहीं हुआ, दूसरा FRF के साथ कंप्लाई हुआ है कि नहीं हुआ। क्लियर? चलो सर, अब आ जाते हैं 14 क्लोज के ऊपर। दिस इज अ न्यू क्लोज जो ओल्ड कारों में नहीं था। ये भी था कारों के अंदर 2016 में, ये भी था कारों के अंदर 2016 में, बस ये वाला पॉइंट नहीं कवर हो रहा था वहां पे, और ये भी था, ठीक है, और ये वाला भी था। चलो, अब आ जाते हैं इंटरनल ऑडिट सिस्टम के अंदर। अगर किसी क्लाइंट के यहाँ पे इंटरनल ऑडिट सिस्टम हो, सर इंटरनल ऑडिट के बारे में आपको कौन सा सेक्शन बात करता है, 138, राइट। तो इंटरनल ऑडिट सिस्टम अगर है उस क्लाइंट के यहाँ पे, तो आपको बेसिकली दो चीज के ऊपर रिपोर्टिंग देनी पड़ेगी कि आपके अकॉर्डिंग वो इंटरनल ऑडिट सिस्टम उस क्लाइंट के बिजनेस और साइज के लिए ठीक है कि नहीं है, पहली चीज। दूसरा, स्टैट्यूटरी ऑडिटर, सर कारों कौन देता है, ऑडिटर। अपनी ऑडिट रिपोर्ट में तो स्टैट्यूटरी ऑडिटर आप ही हुए ना जो कारो बना रहे हो, तो भैया तो स्टैट्यूटरी ऑडिटर इंटरनल ऑडिटर की रिपोर्ट को कैसे यूज कर रहा है अपनी रिपोर्ट में, यूज कर भी रहा है कि नहीं कर रहा है, इसके बारे में डिस्क्लोजर दोगे। बात समझ पाए? स्टैट्यूटरी ऑडिटर मतलब आप लोग, बिकॉज कारो कौन बनाएगा, स्टैट्यूटरी ऑडिटर, राइट। तो क्या आपने अपनी ऑडिट रिपोर्ट के अंदर इंटरनल ऑडिटर की रिपोर्ट को यूज किया है कि नहीं किया, इसके बारे में बताओगे। ठीक है सर। नेक्स्ट आता है नॉन कैश ट्रांजैक्शन विद द डायरेक्टर। सर जब कंपनी के जो डायरेक्टर है, होल्डिंग है, सब्सिडरी कंपनी के जो डायरेक्टर है, उनके साथ अगर कंपनी कोई नॉन कैश ट्रांजैक्शन काम करे, मतलब बार्टर सिस्टम में कोई ट्रांजैक्शन हुई, मान लीजिए कंपनी ने अपनी कोई लैंड डायरेक्टर को दे दी और लैंड उसके बदले में डायरेक्टर उसके बदले में सॉरी कोई और लैंड उसको दे दे, ठीक है, मतलब कैश आउट ऑफ कैश ट्रांजैक्शन हो रही है, विदाउट कैश,
ठीक है। अगर ऐसी कोई ट्रांजेक्शन होती है ना तो उसके बारे में लिखा गया है आपका सेक्शन 192 के अंदर, 192 ऑफ कंपनीज एक्ट इसको कंप्लाई करती है, ठीक है। तो देख लेना नॉन कैश ट्रांजेक्शन के केस में 192 के साथ कंप्लाई किया है कि नहीं किया। क्लियर। यहाँ पे भी सेम वही बात बोलूंगी बेटा मैं जो मैंने यहाँ बोली थी कि यार देख आप फाइनल में जाके ना ये वाला सेक्शन में डिटेल में पढ़ते हो तो मेरे अकॉर्डिंग वहीं पूछना चाहिए, यहाँ पूछना बनता नहीं है। चलो सर, अब आ जाते हैं निधि कंपनी के ऊपर, सॉरी हाँ एनबीएफसी के ऊपर। क्लोज नंबर 16 बात करते हैं एनबीएफसी के रिगार्डिंग। बेटा टोटल 4 रिपोर्टिंग है जो आपके क्लोज नंबर 16 के अंदर जाएंगी एनबीएफसी के बारे में। वैसे हम इनको 2 कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं, ठीक है। क्लोज नंबर जो 16 है इसके रिपोर्टिंग को हम 2 पार्ट्स में बात कर सकते हैं। पहले 2 क्लोज बात करते हैं सर रजिस्ट्रेशंस के बारे में। एनबीएफसी को काम करने के लिए आरबीआई से ना रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ता है, ठीक है। तो वही बोला गया पहले 2 क्लोज उसी के बारे में है कि भैया जो रजिस्ट्रेशन लेना चाहिए था आरबीआई से वो लिया है कि नहीं लिया। दूसरा फाइनेंसिंग हाउसिंग फाइनेंस जो एनबीएफसी है वो बिना रजिस्ट्रेशन के तो काम नहीं कर रही, इसके बारे में बात करी। सर क्लोज नंबर 16 किसके बारे में है? एनबीएफसी के बारे में। ये बेसिकली एनबीएफसी को 2 कैटेगरी में यहाँ पे हम रिपोर्टिंग को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। पहले 2 क्लोज है रजिस्ट्रेशन के बारे में कि आरबीआई से रजिस्ट्रेशन लेना चाहिए था वो रजिस्ट्रेशन एनबीएफसी ने लिया है कि नहीं लिया, ठीक है सर। दूसरा है सीआईसी के बारे में। अब ये सीआईसी क्या है सर? बेटा देख होता क्या है जो एनबीएफसीज होती है ना वो एनबीएफसीज ना बेसिकली उनके काम के बेसिस पर डिफरेंट कैटेगरीज में बांट देते हैं। उनकी कैटेगरी उनके काम के बेसिस पर डिसाइड होती है। ऐसे ही एक तरह की एनबीएफसीज होते हैं जिनको हम बोलते हैं कोर इन्वेस्टमेंट कंपनीज। अब ये कोर इन्वेस्टमेंट कंपनीज कौन सी एनबीएफसीज होती हैं? मान लो कोई ग्रुप है, ठीक है, एक्स ग्रुप है, इसके अंदर 5 कंपनीज हैं, राइट, एक्स वाई जेड ए और बी, 5 कंपनीज हैं। उसमें से जो आपका वाई है ना इज एनबीएफसीज। अब जो वाई कंपनी है वो क्या है? एक एनबीएफसी। इसका क्या काम है? ये एनबीएफसी इन्वेस्टमेंट करती है। एक तो पहली चीज तो ये इन्वेस्टमेंट करती है, दूसरी चीज ये इन्वेस्टर अपनी ही ग्रुप कंपनीज के अंदर करती है। सर ऐसी एनबीएफसी जिनका काम क्या है? इन्वेस्टमेंट करना। दूसरा और वो इन्वेस्टमेंट खाली सिर्फ अपनी ग्रुप कंपनीज में ही अगर करती हैं तो ऐसी एनबीएफसी को हम क्या बोलते हैं? कोर इन्वेस्टमेंट कंपनीज, राइट। तो 2 बाकी की जो डिस्क्लोजर है ना वो है कोर इन्वेस्टमेंट कंपनीज के रिगार्डिंग, सीआईसी के रिगार्डिंग। क्लियर? चल सर, अब इसमें क्या डिस्क्लोजर जाएंगे सर? पहली चीज कि जो एनबीएफसीज एज ए सीआईसी काम कर रही हैं क्या वो क्राइटेरिया को फुलफिल कर रही हैं कि नहीं कर रही है जिसके बेसिस पे उनको सीआईसी बोला जाए। पहली चीज तो ये बताओगे। दूसरा, अगर उन्हें आरबीआई से कोई एग्जाम्पशंस वगैरह अगर मिली है तो जिस कंडीशन पे वो एग्जाम्पशंस मिली है क्या सीआईसी ने उस कंडीशन को फुलफिल किया कि नहीं किया पूरे साल। बात समझ में आई? दूसरा, अगर किसी ग्रुप के अंदर एक से ज्यादा सीआईसी है, जैसे हमने बोला एक्स ग्रुप था जिसकी 5 कंपनीज थी, ठीक है। अब पहले मैंने बोला था कि वाई कंपनी एनबीएफसी थी, अब मैं बोल रही हूँ एक्स और वाई दोनों ही एनबीएफसी हैं, दोनों ही इन्वेस्टमेंट करती हैं और दोनों ही अपनी ही ग्रुप कंपनीज में इन्वेस्टमेंट करती हैं, राइट। तो अगर किसी एक ग्रुप में एक से ज्यादा एनबीएफसी होगी जो सीआईसी है तो आप नंबर ऑफ सीआईसी के बारे में भी रिपोर्टिंग करोगे कि टोटल कितनी सीआईसी इस ग्रुप के अंदर है। क्लियर? बात समझ में आई? चलिए सर, नेक्स्ट है कैश लॉसेस के बारे में। बेटा क्लोज नंबर 70 इज ऑल अबाउट फैक्चुअल इंफॉर्मेशन देता है कि अगर ड्यूरिंग द ईयर इस साल या पिछले साल आपके क्लाइंट के यहाँ पे कैश लॉसेस हो गए, ये खाली कैश लॉस की बात कर रहे हैं कि मतलब कैश का आना और जाना नेगेटिव में है, ठीक है। तो अगर कैश लॉस हुए हैं तब वो अमाउंट इंडिकेट करोगे किसके अंदर सर? अपने फाइनेंस अपने कारों के अंदर। क्लियर? नेक्स्ट आता है रेजिग्नेशन ऑफ स्टैट्यूटरी ऑडिटर कि सर जिस साल तुम एज ए ऑडिटर अपॉइंट हुए हो ना उस साल तुमसे पहले कोई और ऑडिटर था, उसी साल उसने ड्यूरिंग द ईयर रिजाइन कर दिया जिसके प्लेस पे अब तुम आ गए हो। अगर ऐसा केस है तो भैया तो तुम एक काम करना, ये देख लेना कि उसने जाने से पहले अगर कोई इश्यू रेज किया था उसको आप ठीक तरीके से डील कर पा रहे हो कि नहीं कर पा रहे हो, उसको अब अपनी कारो रिपोर्ट के अंदर डालोगे। क्लियर? बात समझ में आया? चलिए सर,
चल नेक्स्ट क्लोज बात करता है कैपेसिटी ऑफ मीटिंग इज लायबिलिटी। बेसिकली क्लोज नंबर 19 बात करता है कि भैया एज पर द ऑडिटर उसने जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स देखे हैं, उसने जो डिफरेंट रेशियोज देखे हैं, उसके बेसिस पे वो कंक्लूड अगर कर रहा है कि इस कंपनी को इन फ्यूचर मतलब नेक्स्ट 12 मंथ में अपनी लायबिलिटी पे ऑफ करने में कोई भी मटेरियल अनसर्टिनिटी नहीं है, मतलब वो पे ऑफ कर लेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, उसका रिपोर्टिंग जाता है सर यहाँ पे कारों के अंदर। आप बोलो मैम, आप बोलोगे कि मैम ऐसा कुछ रिपोर्टिंग तो हम ऐसे 570 के अंदर भी करते हैं। यस बेटा, ऐसे 570 के अंदर भी करते हैं, लेकिन जरा डिफरेंस समझियो। 570 के अंदर हम तब रिपोर्टिंग करते हैं अगर हमें कोई मटेरियल अनसर्टिनिटी मिलती है, अगर कुछ डाउट होता है तो उसका रिपोर्टिंग जाता है 570 के अंदर। लेकिन कारों के अंदर हम बोल रहे हैं सर कि अगर कोई मटेरियल अनसर्टिनिटी नहीं है तब भी इसका रिपोर्टिंग जाएगा सर कारों के अंदर, राइट। तो अब दो केस है, अगर कोई मटेरियल अनसर्टिनिटी है, कोई मतलब कोई प्रॉब्लम है, देयर सम प्रॉब्लम कि फ्यूचर में वो पे ऑफ ना कर पाए, अगर प्रॉब्लम है तो सर इसका रिपोर्टिंग कहाँ पे जाएगा, ऐसे 570 के अंदर जाएगा, एज वेल एज कारों के अंदर भी जाएगा। क्योंकि इसके अंदर हमें ये देखना है कि कंपनी अपने फ्यूचर में पे ऑफ कर पाएगी कि नहीं कर पाएगी। कर पाएगी तब भी यहाँ रिपोर्टिंग करनी है, नहीं कर पाएगी तब भी यहाँ रिपोर्टिंग करनी है। जो बेसिक डिफरेंस ये है, पहले खाली नहीं कर पाती थी तभी रिपोर्टिंग जाती थी ऐसे 570 के अंदर, अब दोनों केस के अंदर रिपोर्टिंग जाएगी। अगर वो कर पा रही है फ्यूचर में भी अपने लायबिलिटीज को पे ऑफ, तब भी इसके बारे में रिपोर्टिंग जाएगी। पहले कहीं भी इस चीज की रिपोर्टिंग के बारे में कोई प्लेस था नहीं, मतलब अगर सब कुछ सही होता है तो इसकी कहीं रिपोर्टिंग जा नहीं रही थी, अब कारों में जाएगी। ठीक है, अगर कोई अनसर्टेनिटी नहीं है तब भी आप कारों के अंदर रिपोर्टिंग करोगे। अब बोलोगे कि मैम अगर अनसर्टेनिटी एग्जिस्ट है तो क्या खाली 570 के अंदर रहेगा? नहीं सर, तब 570 के अकॉर्डिंग भी जाएगी और कारों के अंदर भी जाएगी। बात समझ पाए? अब बस ये है कि अगर सब कुछ सही है तो पहले इसके रिगार्डिंग कहीं भी रिपोर्टिंग नहीं जाती थी, अब कारों के अंदर जाएगी। क्लियर? बात समझ पा रहे हो? ठीक है सर। अब हमारे बस लास्ट के दो क्लोज रहते हैं, 20 एंड 21। क्लोज नंबर जो 20 है, इट्स अबाउट द CSR, सेक्शन 135 ऑफ कंपनीज एक्ट। ठीक है, तो वहां पे एज पर द सेक्शन 135 हर कंपनी को अपने जिनकी कंडीशन वहां स्पेसिफाइड है, उनको अपने पिछले 3 साल के प्रॉफिट के एवरेज का 2% CSR में सबमिट करना पड़ता था। ठीक है, यहाँ पे केस आ रहा है कि भाई आपको CSR में डालना था लेकिन आपने नहीं डाला, अनस्पेंड अमाउंट। अब इसका क्या करना है बेटा? देख, कंपनी से अगर सेक्शन 135 CSR के बारे में बात करता है, वहां पे दो क्लोज है, क्लोज नंबर 5 एंड क्लोज नंबर 6। ठीक है, तो अब दो केस हो सकते हैं, जिस कंपनी ने अपने पैसे CSR में डालने चाहिए थे लेकिन प्रॉपर यूज नहीं किए। मान लीजिए CSR चाहिए था सिर्फ 5 करोड़ का। ठीक है, कंपनी ने अभी तक खाली 3 करोड़ ही CSR पे लगाए हैं, 2 करोड़ अभी भी यूज नहीं किए। अब दो केस हो सकते हैं, पहला, या तो कंपनी का कोई ऑनगोइंग प्रोडक्ट चल रहा है, कोई प्रोजेक्ट चल रहा है जिसके ऊपर CSR लगाना है, जिसके उसे फंड चाहिए। ठीक है, अगर ऐसा केस है कि भाई अभी क्या है कि जो प्रोजेक्ट चल रहा है उसके अंदर अभी 2 महीने के बाद फंड लगने हैं। ठीक है, तो फाइनेंशियल ईयर जब तक क्लोज हो रहा है तब तक 2 करोड़ ऐसे रुपए हैं जब तक यूज नहीं हो पाए, लेकिन उनको पता है कि अगले 6 महीने के अंदर यूज हो जाएंगे इस ऑनगोइंग प्रोजेक्ट के अंदर। तो आपका क्लोज नंबर 5 बोलता है, अगर ऑनगोइंग प्रोजेक्ट वाला केस है और आपको पता है, सॉरी, क्लोज नंबर 6 बोलता है कि आपका ऑनगोइंग प्रोजेक्ट वाला केस है, आपको पता है अभी यूज नहीं हो रहे, आगे जाके ये पैसे यूज हो जाएंगे, तो इसको अलग से अकाउंट में डाल देना। ठीक है, वहीं अगर दूसरा केस है, ना तो आपने पैसे पूरे यूज करे, दूसरा ना आपका कोई ऑनगोइंग प्रोजेक्ट चल रहा है। ठीक है, इस केस में आपका क्लोज नंबर 5 का सेकंड प्रोवाइजो बोलता है, अगर ऐसा कोई केस है तो कंपनी को क्या करना चाहिए, अपना जो ये अनस्पेंड अमाउंट है ना, जो ये 2 करोड़ बचे हैं, टोटल CSR था 5 करोड़, उसमें से 3 करोड़ यूज कर लिया, 2 करोड़ अभी भी नहीं यूज किया, ना उनका कोई ऑनगोइंग प्रोजेक्ट लग रहा है जिसके अंदर उनको पता है कि ये यूज हो जाएगा, तो भाई इस 2 करोड़ को ना फंड के अंदर डाल देना। बात समझ में आती है? ऑनगोइंग प्रोजेक्ट है, कंपनी को पता है कि जो पैसे अभी यूज यहाँ नहीं हुए मुझे इसके अंदर यूज करने हैं, तो एक काम करो, उनको एक अकाउंट, स्पेशल अकाउंट के अंदर डाल दो। या फिर दूसरा केस क्या हो सकता है, ऑनगोइंग प्रोजेक्ट नहीं चल रहा, ठीक है,
कंपनी को पता है कि 2 करोड़ अभी कहाँ लगाना है, कुछ नहीं पता, तो भैया इसको एक अलग से स्पेशल जो फंड बना हुआ है, जो गवर्नमेंट ने बना रखा है, उसके अंदर इन्वेस्ट कर देना। बात समझ में आई? आप बस ये देख लेना सेक्शन 135 सबसेक्शन 12 और सॉरी सबसेक्शन 5 एंड सबसेक्शन 6 के साथ कंप्लाई हो रहा है कि नहीं हो रहा एज पर द केस। बात समझ में आती है? CSR का अमाउंट सबमिट करना चाहिए था, यूज करना चाहिए था, लेकिन नहीं किया। 2 केस हैं, या तो कंपनी का भी ऑनगोइंग प्रोजेक्ट चल रहा है और कंपनी को पता है कि जो रिमेनिंग अनस्पेंड अमाउंट पड़ा हुआ है वो उसमें यूज हो जाएगा, तब तो उसे स्पेशल अकाउंट में डाल दो एज पर द क्लोज सबसेक्शन 6। दूसरा केस है, ना तो पूरे पैसे यूज करे CSR में, ना कोई ऑनगोइंग प्रोजेक्ट है जिसपे उसको यूज करना है, तो भैया एक फंड के अंदर ट्रांसफर कर देना, स्पेशल फंड के अंदर जो बना रखा है। ठीक है, तो आप देख लेना इन दोनों सबसेक्शंस के साथ कंप्लाई कर रही है कि नहीं कर रही कंपनी। क्लियर? ठीक है सर। आ जाते हैं लास्ट क्लोज के ऊपर, बहुत ही इंटरेस्टिंग क्लोज है बेटा। देख, कारो ना कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट पे नहीं लगता, ठीक है, लेकिन जो क्लोज नंबर 21 है ना वो लगता है। खाली क्लोज नंबर 21 की रिपोर्टिंग होती है। इसके अंदर बेसिकली रिपोर्टिंग क्या होती है सर? CFS के अंदर कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट के अंदर मान लीजिए 4 कंपनीज हैं, ABC एंड D। ये चारों कंपनीज की बुक्स कंसोलिडेट हो रही है, ठीक है। अगर इनमें से जिनके ऊपर कारो लगता है, इनकी अगर रिपोर्ट के अंदर कारो लग रहा है और कारो के अंदर कोई एडवर्स कमेंट है किसी भी क्लोज के अंदर, तो उन सब की डिटेल जाएगी इस क्लोज नंबर 21 के अंदर। सर CFS के अंदर कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट के ऊपर वैसे तो कारो लगता नहीं है, लेकिन क्लोज नंबर 21 पता है क्या बोलता है कि जिन कंपनीज का CFS बन रहा है, उनकी जो कंपनीज है इंडिविजुअली की अगर ऑडिट रिपोर्ट के अंदर जो कारो गया है, अगर उसके ऊपर किसी भी क्लोज के अंदर एडवर्स ओपिनियन गया है, तो उन सबकी लिस्ट जरूर जाएगी एज पर द क्लोज नंबर 21। बात समझ में आई? ठीक है सर। सर ये था आपका कारो 20। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। चलिए सर, बाय।